प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की वर्कशीट संख्या 36 के बारे में और आज इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे हमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलेय है। यह तत्व है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यौगिक बनाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक बनाता है। यह एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होने के कारण इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और यह जल में भी विलेय होता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैल्शियम। बच्चों, अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमने पहले ही पढ़ा है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका सही आंसर है बी, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अधातु जो विद्युत के सुचालक है। ऐसी अधातु हमें इसमें से बतानी है जो विद्युत का कंडक्शन करती है। तो ऐसी एक ही अधातु है, वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी विद्युत का चालन करती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में नियोजित कीजिए। मतलब सबसे पहले कम सक्रिय धातु लिखेंगे, तो इनमें सबसे कम सक्रिय धातु है सिल्वर, जिसे हम Ag से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल Ag है। उसके बाद कॉपर Cu और फिर एल्युमिनियम Al। तो यह होगा सबसे कम सक्रियता से बढ़ते हुए क्रम में इन धातुओं का सही क्रम। नेक्स्ट है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है। बच्चों, हमने पहले इस वीडियोज़ में, हमारी पहली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। इस श्रेणी का नाम सक्रियता श्रेणी है, या इंग्लिश में हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सक्रियता श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6 में, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं वे अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसके पहले ब्लैंक में आएगा अधिक और दूसरे में आएगा कम। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो बच्चों, हम जानते हैं अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इसलिए वह ऋण आयन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है, अधातुओं द्वारा बनाए जाने वाला आयन ऋण आयन होता है, जबकि धातुओं के द्वारा जो आयन बनाए जाते हैं वह धन आयन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी एक धातु का नाम बताइए। स्टूडेंट्स, ऐसी कई धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं। ऐसी एक धातु का नाम बताना है तो हम इसमें गोल्ड, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा गोल्ड, AU। गोल्ड का जो सिंबल है वह AU होता है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या सिल्वर। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज किसी तत्व ई Z=16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बच्चों इसकी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके पास या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो एनर्जी कंडीशन के कारण यह 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। इसके पास एक ही कंडीशन है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और यह एक अधातु है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को पूरा कीजिए। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वह फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। स्टूडेंट्स वैसे जो आयरन है वह जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन जब वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, स्टीम में, तो जब भाप की अवस्था में होता है उसके साथ तभी आयरन रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, प्लस में इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है। क्वेश्चन सेकंड है, प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि कुछ धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? बच्चों हमने अपनी पहली वीडियोस में इसके बारे में भी डिटेल से समझाया था। क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और जैसे ही इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है यह उसको ऑक्सीजन देकर वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। आप और डिटेल में इसके बारे में हमारी पहली वीडियोस में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हथौड़ा दिया गया है, मतलब हम इससे जो हमें सैंपल धातु या अधातु के दिए गए हैं उनकी आधात वर्धनीयता को जान सकते हैं। यदि वह आधात वर्धनीय होगी तो वह धातु है, और यदि वह हथौड़ा की चोट से बिखर जाएगी, टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी तो वह अधातु है। उसके बाद इसमें सेकंड है, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। और इसके बाद जो हमें बल्ब, बैटरी और तार दिया है, इससे हम उन नमूनों में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, विद्युत का चालन होता है, तो वह सैंपल धातु होगा, अदरवाइज वह सैंपल अधातु होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण अभिक्रियाओं सहित दीजिए। तो बच्चों इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से अपनी पहली वीडियो में वर्कशीट नंबर 32 की वीडियो जो थी उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। चलो एक बार और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, और ऐसे ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बच्चों एक बार इसको ऐसे समझो, जब कोई भी अम्ल और कोई क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं
तो ये लवण व जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। लेकिन अब जब हमने एक अम्ल HCl के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो इसने एक क्षार की तरह काम किया और लवण और जल बनाए। अब जब हमने एक क्षार के साथ इस ऑक्साइड का रिएक्ट कराया तब भी इसने लवण और जल बनाए। मतलब जब हमने इसको क्षारक की तरह प्रयोग किया तो इसने क्षारक की प्रॉपर्टी शो की, और जब हमने इसको अम्ल की तरह यूज किया तो इसने अम्ल की प्रॉपर्टी शो की। जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, अम्लीय ऑक्साइड भी गुण दिखाता है और क्षारीय ऑक्साइड के भी गुण दिखाता है, उन ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बच्चों 5वां प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तांबा गर्म जल या जल के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि इस्पात, जिसे हम स्टील के नाम से जानते हैं, यह एक आयरन का एलॉय होता है, आयरन की मिश्र धातु होती है। यह जो गर्म पानी के टैंक में से भाप बनेगी, उस भाप के साथ आयरन रिएक्ट करेगा और यह आयरन टैंक गल जाएगा। ये जो इस्पात है, ये इसमें से जो आयरन है वह रिएक्ट करेगा और यह टैंक गल जाएगा। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए हम तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का नहीं करते। नेक्स्ट है, आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सोना एक तो बहुत अधिक आघातवर्धनीय होता है, इसको बहुत अधिक पीटकर पतला किया जा सकता है और यह किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता। यह ना ऑक्सीजन, हवा या पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है और इसकी चमक कम नहीं होती। नेक्स्ट है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? आप जानते हैं क्योंकि इनको तेल के अंदर नहीं रखा जाएगा तो ये पानी के साथ मिलने पर, जैसे यहाँ रिएक्शन आप देख रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हीट निकलती है, जिसके कारण यह आग पकड़ लेती हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इस टेबल को ध्यान से हमें देखना है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के ऑक्साइड हैं और यहाँ जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर धातु हैं। अब देखते हैं कि कौन से ऑक्साइड किसको विस्थापित करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चों हमें यहाँ पर सक्रियता श्रेणी को याद रखना होगा, क्योंकि एक अधिक सक्रिय धातु ही कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर सकती है। तो आइए देखते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों इक्वल हैं। मैग्नीशियम जब जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, तो यहाँ विस्थापन होगा। कॉपर जिंक को नहीं कर पाएगा, जिंक मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम को नहीं करेगा, ये तो सब बराबर है। ये भी कॉपर भी मैग्नीशियम को नहीं करेगा। जिंक कॉपर को यहाँ पर कर देगा, मैग्नीशियम भी कॉपर को करेगा, कॉपर ये तो इक्वल है। तो यहाँ 3 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर विस्थापन होगा। नेक्स्ट है, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। ऐसी धातु है गोल्ड, सोना, जिसे हम AU जिसका सिंबल होता है गोल्ड सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है। सेकंड है जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है। बच्चों यहाँ पर ऊष्मा की कुछ सुचालकता पूछी है, विद्युत की नहीं। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक जो धातु है वह है कॉपर। सबसे अच्छी धातु कौन सी है? कॉपर, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका थर्ड क्वेश्चन, जो उन्मुक्त मतलब जो प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती है, ऐसी धातुएं हैं जिंक, मरकरी, कॉपर। ऐसी ज़्यादातर धातु ऐसी ही हैं जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्युमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है वह है इसकी डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग एविएशन इंडस्ट्री, जो जहाज़ वगैरह बनाने की इंडस्ट्री है, विमान इंडस्ट्री, इसमें सबसे अधिक होता है इसकी कम डेंसिटी के कारण। और इसको ये बहुत ज़्यादा आघातवर्धनीय भी है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है वह एक क्षारीय लवण देता है जिसका आणविक सूत्र XOH है। वह गैस Z का निष्कासन करता है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है। XYZ को पहचानिए और इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसी 2 या 3 धातुएं हैं जो ठंडे जल से रिएक्ट करती हैं, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम X धातु का नाम है। जब ये वाटर H2O से रिएक्ट करती है तो यह एक क्षारीय लवण NaOH बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन भी होता है। तो यहाँ पर X हो जाएगा Na, Y हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ZH2 हाइड्रोजन गैस, और ये इसकी रिएक्शन है। Na + H2O गिव्स NaOH + हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। दी गई संरचना को देखिए। यह संरचना स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखनी है। वह लिखिए इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र है Na2O। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 2 सोडियम के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एटम हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके पास यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं। इसमें जो धातु है वह सोडियम है, अधातु ऑक्सीजन है। जो ऋण आयन बनेगा वो O2 नेगेटिव बनेगा, O2 नेगेटिव, और जो धनायन बनेगा वो Na पॉजिटिव बनेगा। तो स्टूडेंट्स, यह है आपका 10वां क्वेश्चन। आइए अब आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। आइए इनको भी एक बार समझ लेते हैं। 2 परमाणुओं A और B से बनने वाले यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। A और B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या होगी? यह आबंध आयनिक आबंध होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यह आयनिक आबंध होगा। A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। तो इसका सूत्र हो जाएगा AB2। इसका सेकंड B क्वेश्चन है, B पार्ट है, इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। हाँ, इसका एग्जाम्पल MgCl2 भी हो सकता है। देखिए Mg हमने पहले ही पढ़ा था, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। Cl के पास 2 3 4 5 6 7 होते हैं इसके बाहरी में। दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इस क्लोरीन को दे देगा। इस तरह से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और MgCl2 यौगिक बनेगा। नेक्स्ट है C पार्ट, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, क्यों? क्योंकि साधारण नमक में 2 आयन होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, Na+ और Cl नेगेटिव। जब इस नमक को पिघलाया जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग, दोनों ब्रेक हो जाते हैं, दोनों एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए फ्री होते हैं। उससे पहले जब सॉलिड स्टेट में है तो ये दोनों आयनिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। पिघलने के बाद या घुलने के बाद पानी में जब हम इनको घोल दें तब भी ये सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है और
करंट को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकते हैं। इसीलिए यह पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। इसका डी पार्ट है NaCl का गलनांक उच्च क्यों है। बार बार एक ही क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ये पूछेंगे। तो बच्चों आपको पता ही है NaCl का गलनांक इसलिए अधिक है क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जिसके कारण बहुत अधिक ऊष्मा की ज़रूरत होती है और गलनांक इसका उच्च होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताइए। तन्यता, अधातु वर्धनीयता, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता। आप जानते हैं धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं अधातु वर्धनीय होती हैं जबकि अधातु ऐसा शो नहीं करती हैं। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, धातुओं का घनत्व कम होता है। रूप, धातुएं अधिकतर सॉलिड होती हैं जबकि अधातुएं लिक्विड या गैस की फॉर्म में होती हैं। धातु विद्युत का संचालन करती हैं और अधातु विद्युत का संचालन नहीं करती। केवल एक ऐसी अधातु है, जैसा हमने पहले पढ़ा, ग्रेफाइट, जो विद्युत का संचालन करती है। स्टूडेंट्स लास्ट जो क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसी वर्कशीट में पहले टॉपिक आया भी नहीं है। एक्वारेजिया जिसे हम हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, ये यहाँ इसका आंसर दिया है अम्लराज। एक्वारेजिया दो अम्लों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दो तरह के अम्ल को मिलाकर इस एसिड को तैयार किया जाता है। और इसमें जो HNO3 है ये 1 अनुपात में और HCl 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एग्जाम्पल, यदि 100 ml एक्वारेजिया बनाया तो उसमें 75 ml HCl और 25 ml HNO3 होता है। यह सब अम्लों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए इसे अम्लराज कहते हैं। इसमें सभी धातुएं, इवन गोल्ड, सिल्वर, जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, जो किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वे धातुएं भी इसमें घुल जाती हैं। जो सुनार वगैरह होते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए इसी का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझा, जाना कि किस तरह से हमें उनका आंसर देना है। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इससे आपको हेल्प मिली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इनके आंसर समझने में, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।